पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी और एक्सप्रेस का पूरा पैनल हमारे साथ है। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल, फंडामेंटल राय देने के लिए सुनील दमानिया और वायदा कारोबार की रणनीति हम ले रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। नजर डाल लीजिए दुनिया भर के बाजारों में। निक्के की बाजार जरूर मामूली हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाकी बाजारों को नजर डालिए। हांगकांग के बाजार 0.5% नीचे है, शंघाई के बाजार 0.5% ऊपर है। जनरली हांगकांग और शंघाई जनरली एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डाइवर्जेंस वहां पर नजर आ रहा है। बाकी बाजारों में मिला जुला कारोबार है, कुछ ऊपर कुछ नीचे। गिरावट है तो भी ज्यादा नहीं और बढ़त भी कोई खास नहीं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 90 अंक नीचे दिख रहा है 8635, और अगर 50 पॉइंट की प्रीमियम आप निकालें तो लगभग 8600 के कुछ नीचे 8590 8585 ये शायद लेवल हो सकता है शुरुआती कारोबार के एसजीएक्स निफ्टी के लिहाज से। लेकिन ज्यादा बेहतर संकेत मिलेंगे हमें हमारे प्री ओपनिंग सेशन से। देखेंगे वहां पर किस तरह की शुरुआत होती दिखती है। एक और संकेत रुपए की ओपनिंग का रहेगा, जहां पर हमने एक शांत क्लोजिंग होते हुए देखी थी शुक्रवार के सेशन में। रुपया काफी हद तक स्टेबल होता हुआ दिखा है 15-20 पॉइंट की टाइट रेंज में, तो रुपए की चाल पर भी हम नजर डालेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली रहेगा। टाटा स्टील जिसने शुक्रवार देर शाम बाजार बंद होने के बाद कमजोर नतीजे पेश किए, लेकिन आज के लिए हमारे अपने जो ट्रिगर्स होंगे वो ज्यादा अहम होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्री ओपनिंग सेशन की, और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। 10 अंक नीचे सेंसेक्स, 15 अंक नीचे निफ्टी पर शुरुआत होती दिखी है, और अब आप देखेंगे निफ्टी पे लगभग कमजोरी है यहां पर साफ तौर पर 40-55 अंकों की कमजोरी इस वक्त आपको निफ्टी में नजर आएगी। तो ये कुछ एक संकेत शुरुआती कारोबार के आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक्स कौन सेक्शन में? गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 10% नीचे, कमजोर नतीजे यहां पर भी आते हुए दिखे थे। कोटक महिंद्रा बैंक 9% नीचे, डीएलएफ 5% नीचे, टिस्को 4% नीचे है। इस वक्त पावर ग्रिड के स्टॉक में 7% की तेजी आपको नजर आएगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो शुरुआती कारोबार में एक्शन में दिख रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट पर भी नजर डाल ली जाए कि वहां पर किस तरह की शुरुआत होती दिख रही है रुपए की, वो देख लेते हैं, ताकि एक अंदाजा लगे कि करेंसी मार्केट में क्या कोई बड़ा मूव आने की तैयारी है या फिर वहां पर भी शांत कारोबार ही होता हुआ दिखेगा। 62 रुपए के आसपास का लेवल इस वक्त 30 पैसे की कमजोरी दिख रही। तो रुपए में एक कमजोर शुरुआत हुई, अच्छी खासी कमजोरी के साथ हुई 0.5%। तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल पे करेंसी मार्केट का रिएक्शन आना शुरू होता दिख रहा है। हेमंत, और नेगेटिव साइड पर है। जी हाँ, और डॉलर इंडेक्स भी देखिए आप मजबूत हुई थी, जिस तरह से हमने देखा था यूएस में स्ट्रांग जॉब डेटा निकल कर आया था, शायद उसका भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा आज आपको। इसलिए आप देखिए रुपया कमजोरी के साथ ही कारोबार यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है। बहरहाल बाजार में भी आप देखिए दबाव के साथ ही ट्रेड होता हुआ आज नजर आएगा। एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी भारतीय बाजार आज करते हुए दिख रहे हैं। लगता है कि यूएस में डॉलर इंडेक्स की मजबूती का इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए में देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली साफ तौर पर, लेकिन ज्यादा असर हेमंत ऐसा लग रहा है सेंटीमेंट के लिहाज से शायद करेंसी मार्केट पर एग्जिट पोल का हो, क्योंकि बाकी करेंसी उतनी कमजोर नहीं है जितनी इंडियन करेंसी आज कमजोर दिख रही है डॉलर के मुकाबले में। तो लोकल ट्रिगर्स, और दूसरी बात एक और ये भी है कि लगातार हम एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े भी देख रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा शायद दबाव बनाते हुए नजर आए। चलिए स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, जहां पर एक्शन आज के सेशन में रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उनमें से कुछ स्टॉक जो नतीजों के दम पर आज एक्शन दिखाएंगे उन्हीं पर राय ली जाए। रोल्टा एक स्टॉक है जहां पर थोड़े से नंबर्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, और मानस अगर चार्ट्स के लिहाज से आप देखें, बताएं 27% मुनाफा बढ़कर आया है, 3% रेवेन्यू ग्रोथ है। क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ स्टॉक में वीकनेस अभी और बढ़ेगी। जो रैली हमने करीब 90 रुपए से देखी थी 120 रुपए तक, वो करेक्ट हो रही है, और उस केस में पॉसिबल है स्टॉक 102 103 तक के लेवल भी देखे। तो एक छोटे नजरिए से स्टॉक को शॉर्ट किया सकता है। इस केस में स्टॉप लॉस 111 के होंगे। मार्क्सन फार्मा के स्टॉक पर आपने नजर डाली है। मानस, आपको ये कैसा लगता है? क्योंकि यहाँ पर भी हमने वन वे एक अच्छी खासी रैली देखी, मुनाफे का फिगर देखिए करीब 23% मुनाफा बढ़ा है, इनकम में भी 28% की बढ़त देखने को मिली है। डिफेंसिव स्टॉक्स आज शायद फ्लेवर में रह सकते हैं जिस तरह से बाजार कमजोर है। चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको मार्क्सन के? मार्क्सन फार्मा में एक बड़ी रैली हमने 5 रुपए या 10 रुपए के आसपास स्टॉक में देखी थी, और 70 रुपए तक के हाईज बने थे सितंबर में, बट उसके बाद से लगातार स्टॉक 70 रुपए पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसके ऊपर कभी भी नहीं निकला है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया आई थिंक। तो मैं समझता हूँ, और फ्राइडे सेशन में जिस तरह के पॉइंट सपोर्ट ब्रेक हुए हैं, आई थिंक वो सपोर्ट 59 या 58 के आसपास के थे। मैं समझता हूँ यहाँ पर वीकनेस बढ़ेगी। स्टॉक अपना 200 मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है, जो कि 48-49 के आसपास है। तो बिल्कुल अगर किसी के पास है तो एक बार बेस स्टॉक को लोअर लेवल पे कम से कम 10 रुपए का प्रॉफिट जरूर हो सकता है। लोअर लेवल से फिर से स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करें। ओके, तो ये राय आती हुई, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक स्टॉक है आशीष जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। खबरें आ रही कि अभी अपने इंडस्ट्रियल डिवीजन को बेचने के मूड में है, और उस लिहाज से क्या आपको लगता है कोई एक्शन हो सकता है? वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या राय होगी क्रॉम्पटन में आपकी?
देखिए जी, डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर में तो एक जबरदस्त शॉर्ट साइड का बिल्डअप देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 200 लेवल से 160 तक की जो गिरावट आई है वो कंटिन्यूसली एक एग्रेसिव शॉर्ट्स की तरफ से ही देखने को मिल रही है। और हमने देखा ये स्टॉक रैली में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो डेफिनेटली इसके अंदर वीकनेस जो है वो बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ अभी जो न्यूज फ्लो आते भी है उसके बावजूद भी 167, 168 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस स्टॉक के अंदर में साबित होंगे। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है क्योंकि इस स्टॉक ने अपने ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के लोज को ब्रीच किया है, तो कम से कम 145 तक की डाउन साइड क्रॉम्पटन के अंदर में हमें देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये स्तर है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए क्रॉम्पटन में। लेकिन रुपया देखिए जिस तरह से कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ी चिंता बढ़ा रहा है। किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है, रुपए में किस तरह का आपको ट्रेड करना चाहिए, इसी पर चर्चा करते हैं ग्रीनबैक फॉरेक्स के सुब्रमण्यम शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताइए इस कमजोरी के पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है और किस तरह से ट्रेड करेंगे आज आप? देखिए, रुपए में जो वीकनेस हमने देखा है वो जो क्रॉस करेंसी में यूरो थोड़ा वीक देखा है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो रहेगा इक्विटी मार्केट में थोड़ी सेलिंग है आज। तो जो दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट जो है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है उसके कारण भी थोड़ा एक वीकनेस का दौर है। बट ये लग रहा है कि 60 to 50 से ज्यादा रुपया वीकनेस नहीं लग रहा है। इंट्राडे में थोड़ा एक वीक दौर खुल के ऊपर लेवल में सेलिंग देखेंगे। बट ब्रॉडली इक्विटी मार्केट में जो कितने दिन के पॉजिटिविटी देखे तो उसमें करेक्शन के इम्पैक्ट थोड़ा रुपये में आ सकते हैं, बट ज्यादा वीकनेस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 62.25, 62.50 वो लेवल हो सकता है जिससे ज्यादा रुपया कमजोर ना हो? 60 to 40 तक एक बार देख पाएंगे। वहां पर अगर थोड़ा एक्सपोर्टर सेलिंग देखेंगे हम तो उससे ज्यादा वीकनेस आज के हिसाब से नहीं लग रहा है। वो ब्रॉडर रेंज 61.90 to 62.30, 62.40 का रेंज दिख रहा है। ओके, ये बात आती हुई 700 रुपए के लिए। शुक्रिया शर्मा साहब आपका हमें ये करेंसी पर कोई कॉल देने के लिए। ऐसे में आशीष, जो एक्शन पिछले 2 सेशन से पॉजिटिव साइड पर आता दिखा है IT स्टॉक्स का, क्या आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या कोई IT स्टॉक है आपके रेडार पर जो आप खरीदारी करेंगे? जी बिल्कुल जी, मुझे लगता है स्ट्रेंथ क्लियरली देखने को मिल रही है। इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाइस पे आ चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पर ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रह सकता है और कम से कम 2350, 2400 तक की अपसाइड इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकती है। ऑन डाउन साइड 2170 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए। TCS के अंदर भी एक अच्छा खासा बेस बन चुका है, तो मैं समझता हूँ 2540 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन TCS में भी बनाई जा सकती है। 2720, 2740 तक के ऊपर में स्तर TCS में देखने को मिल सकते हैं। और मिड कैप स्पेस में हेक्सावेयर, जिसके अंदर में कुछ 3-4 दिनों से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि अच्छी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बनती हुई देखने को मिल सकती है। 225 का एक स्टॉप लॉस हेक्सावेयर में मैं रिकमेंड करूंगा और ऊपर में 240, 242 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सुनील, जिस तरह से सरकार ने पहले कहा था कि 11,200 करोड़ रुपए के आसपास का कैपिटलाइजेशन वो करना चाहेंगे PSU बैंकों में, उसके सामने देखिए मात्र 7,000 करोड़ रुपए अब ये निवेश करने की बात निकल कर आई है ओवर द वीकेंड। PSU बैंकिंग शेयरों के लिए किस तरह की खबर है, ये है आज किस तरह से ये रिएक्ट कर सकते हैं और आगे चलकर आपको PSU पॉकेट कैसी लगती है? क्योंकि सबसे ज्यादा खराब नतीजों के बाद PT यही है और SBI के नतीजे शुक्रवार को आने वाले हैं, सबकी नजर वहां पर भी है। हेमंत, आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो NPO लेवल जो सब लोग सोच रहे थे कि शायद कम होंगे वो हुए नहीं है, और जिस तरह से भारत यानी जो गांव की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी वीक हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको NPA में कोई काफ़ी नीचे गिरावट देख सकते हो ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो मेरे पास एक दिक्कत है। सेकंड थिंग, अगर आप देखोगे तो वेज हाइक की जो बात कर रही है एम्प्लॉय और बोलते हैं वो स्ट्राइक पे भी जाएगी, वो 2012 से होने वाले, जब भी इसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो उसकी एक इम्पैक्ट आएगी सभी PSU बैंक्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी थोड़ा दबाव हो सकता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि PSU बैंक्स कुछ काफ़ी अच्छा करेंगे आगे जाके, तो मुझे लगता है वो शायद अंडर परफॉर्म ही करें। एज फार एज बैंक इज कंसर्न, अगर एज ए पैक देखना जाए तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो मिड कैप बैंक है शायद वहाँ पे एक लेना और पोजीशन लेना काफ़ी अच्छी बात होगी। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर। लेकिन स्टॉक जो प्री ओपनिंग सेशन में काफी एक्शन में दिख रहे हैं, गेल अब 7% कमजोर होता दिख रहा है, तेज मार पड़ती दिख रही है इस काउंटर पर, और टीवी टुडे 8% की मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं कुछ स्टॉक्स के लिए। इनफैक्ट आज मीडिया इंडेक्स इंटरेस्टिंग होगा हेमंत देखना, क्योंकि टीवी टुडे 8% ऊपर है, NDTV 4.5% और सन 4% ऊपर है। तो 3 ये इंडेक्स ऐसे हैं, 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आज मीडिया इंडेक्स को सबसे बेहतर शायद दिखाते हुए नजर आए। चार्ट्स 240 के आसपास टीवी टुडे की ओपनिंग दिख रही है। मानस, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जब तक 250 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक निकलता नहीं है तब तक लॉन्ग पोजीशन ना क्रिएट करें। एक रेंज बन गई है, अगर 240 के आसपास स्टॉक खुलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना बेटर आइडिया और फिर से एक लॉन्ग पोजीशन
250 के ऊपर क्रिएट किया सकती है। ओके, चलिए ये रहा है स्टॉक्स पर, लेकिन वक्त हो गया है जानने का पूजा से कि क्या निकल कर आ रही हैं आज ट्रेडिंग कॉल्स। हाय पूजा, ये बताइए ज्यादातर बिकवाली की कॉल्स हैं या कुछ खरीदारी की कॉल्स भी दिख रही हैं आज? जी, मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है जानकारों की तरफ से। शुरुआत हम खरीदारी के कॉल से ही करेंगे। मानव चोपड़ा ने माइंडट्री में यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। इनका मानना है कि 1 से 2 हफ्ते में एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है इस काउंटर में और 1500 तक के लेवल्स दिखा सकता है, यानी 10% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। दूसरा कॉल है राकेश बंसल का। इन्होंने आईटीसी में खरीदारी की राय दी है। एक ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट्स में और 2-3 दिन में 388 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आप किस तरह की राय देंगे? देखिए, पहला स्टॉक तो एमटेक ऑटो होगा, जहां पर पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे कि 165 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, बट फ्राइडे सेशन में ये लेवल ब्रीच हो गया और ऑलरेडी स्टॉक वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो मैं समझता हूँ कम से कम 150 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो करंट लेवल पे स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए 162 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक मेटल क्षेत्र से रहेगा, जहां पर जनरल स्टील पावर काफी अरसे के बाद, काफी टाइम के बाद स्टॉक ने 160 और 145 की रेंज डाउन साइड ब्रेक की है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वीकनेस अभी और बढ़ेगी। स्टॉक कहीं ना कहीं 134 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो 146 का स्टॉप लॉस रखें और स्टॉक को शॉर्ट करें। जी हाँ, तो दोनों ही कॉल्स में बिकवाली की राय। अगले कॉल में भी बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। मोहित गाबा अपोलो टायर्स में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है इस काउंटर में और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सेल मोड पर है। अगले 2 दिनों में 200 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 5 में से 3 कॉल्स में जानकार बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 5 में से 3 कॉल्स बिकवाली की आज निकल कर आ रही हैं। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। लेकिन फिर आपसे ये जानना चाहूंगा मानस, ये बताइए कि पावर कंपनी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। टाटा पावर में हमने काफी तेज गिरावट देखी थी पिछले हफ्ते। क्या वो गिरावट और कंटिन्यू रह सकती है? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर बनी हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि टाटा पावर में गिरावट अभी और बढ़ेगी। 78 के जरूर एक सपोर्ट है, बट जिस तरह के जो पैटर्न्स लॉन्ग टर्म चार्ट से बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि 78 के लेवल ब्रीच हो जाएंगे। स्टॉक कहीं ना कहीं 71, 72 तक जाता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ना क्रिएट करें, अवॉइड करें। और अगर 78 के लेवल्स ब्रीच हो जाए तो एक एग्रेसिव ट्रेडर की तरह आप कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉसेस 81 के ऊपर होंगे और टारगेट 72 होंगे। ये राय आती हुई टाटा पावर के स्टॉक पर देखना होगा किस तरह के रिएक्शन बाजार में आते हुए नजर आते हैं। काफी स्टॉक्स और जो एक्शन में आज के सेशन में दिख रहे हैं, अपोलो टायर्स 4.5% नीचे आपको इस वक्त नजर आएगा। केसरॉम लगभग 2-2.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक मजबूत शुरुआत होने के आसार आपको नजर आएंगे। नतीजों के दम पर कुछ और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहे हैं, टेक्नोक्राफ्ट 5% ऊपर है ये स्टॉक का। तो ये देखना होगा इन शेयरों में किस तरह की राय बनती है। लेकिन गेल जो 7% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या कहेंगे आप अब इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद? आशीष, अनिल जी, जैसे मैंने कहा ये स्टॉक कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रहा है और मुझे लगता है कि इसके अंदर में जो डाउन साइड है वो कम से कम 380 तक की हमें देखने को मिल सकती है। मैं समझता हूँ शॉर्ट साइड पे रहना इसके अंदर में ठीक रहेगा। ऑन अपसाइड 425, 426 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा जिसको ध्यान रख के शॉर्ट पोजीशन स्टॉक में मेंटेन रखी जा सकती है। टाटा मोटर का स्टॉक आपको कैसा लगता है? हमने देखा था शुक्रवार को खराब नतीजों के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग स्टॉक ने दिखाई थी और आज खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ गाड़ियों का रिकॉल भी ये कर रही हैं। ये बताइए कमजोरी भरे लग रहे हैं क्या चार्ट्स आपको और पोजीशंस किस तरह की बनी हुई हैं इस स्टॉक पर? आशीष, आप ही सवाल है। देखिए हेमंत, इस स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली एक वीकनेस देखने को मिली है 620 से ऑलमोस्ट 560, 563। बट ओवरऑल जो इस स्टॉक के अंदर में पोजीशन का बिल्डअप है, अगर से लास्ट 2 महीने की पूरी सीरीज का देखें और जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट अब करंट लेवल से देखने को नहीं मिले। मे बी 545, 550 के आसपास ये स्टॉक स्टेबलाइज हो सकता है। तो मैं समझता हूँ इसको बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी के अंदर में रखना चाहिए। थोड़ा वेट कीजिए, अगर से 2% के आसपास की कमजोरी होती है तो उन लेवल्स में इसके अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, बायो डिप्स रखें यहाँ पर रणनीति। टाटा मोटर्स में घबराने की जरूरत नहीं अगर आज एक गैप डाउन ओपनिंग फिर से हो, क्योंकि रिकॉल किया है लगभग 1 लाख कारों का JLR की तरफ से यहाँ पर आता हुआ दिखा। उसका एक शायद थोड़ा असर आपको सुबह सुबह देखने को मिले इस स्टॉक पर। JNK बैंक 5-5.5% कमजोर है यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन में। अपोलो टायर्स में 4.5% की कमजोरी है। कल्पतरू पावर 2% कमजोर है। तो नतीजों पर काफी रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। जेट एयरवेज 1.5% कमजोर है। सुनील, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। जेट एयरवेज या फिर स्पाइस जेट, क्या कहीं कोई आपको मौके दिखते हैं निवेश के?
अनिल जी, दो है चीज। एक तो जेट एयरवेज के ऊपर देख ले तो डेफिनेटली जिस तरह से कंपनी ने अपने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी देखा है, जिस तरह से उनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रहा है, डेफिनेटली उनकी लॉस हुई है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में, एक वन टाइम इनकम हुई थी, अदर इनकम है, इसकी जगह से वो प्रॉफिट में दिख रही है। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी सी एयरलाइंस उभर के आ रही है जेट एयरवेज। स्पाइस जेट एक न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, जब भी पॉजिटिव नहीं जाते है काउंटर काफी ऊपर चला जाता है, जब भी कोई नेगेटिव नहीं जाती है काउंटर नीचे जाता है। तो जो रिस्क विज रिटर्न रेशियो स्पाइस में थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, तो जो वीक हार्टेड इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन जेट एयरवेज डेफिनेटली एक कंपनी एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बना के आ रही है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम 2016 तक डेफिनेटली हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आई थिंक कंपनी उस डायरेक्शन में चल रही है, तो मुझे लगता है मैं काफी पॉजिटिव जेट एयरवेज में शायद उसको। और सेकंड है कि दूसरा बेनिफिट उनको मिलेगा, जिस तरह से जो जेट फ्यूल की प्राइसेस जो कम रही उसका भी एक बेनिफिट उनको एक मिलेगा। तो काफी उम्मीद है मुझे जेट एयरवेज से। स्पाइस जेट में इतना बुलिश नहीं हूं। बिल्कुल, तो जेट एयरवेज ज्यादा बेहतर हो सकता है स्पाइस जेट के मुकाबले में, लेकिन दोनों ही की तरफ से सेल के ऑफर लगातार आते हुए दिख रहे हैं, जिसका शायद फायदा कंज्यूमर्स को जरूर मिले। शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा देखना होगा, क्योंकि अभी अच्छा खासा मुनाफा बनाना बाकी। इनफैक्ट स्पाइस जेट तो अब भी नुकसान में। चलिए, भारतीय बाजारों की शुरुआत होने की तैयारी है। प्री ओपनिंग सेशन दिखा रहा है 75 अंकों के नुकसान के साथ। हम करेंगे शुरुआत निफ्टी पर 8600 के नीचे 150 अंक नीचे आपको नजर आएगा सेंसेक्स। तो सेंसेक्स कम कमजोर दिख रहा है, लेकिन अब ये शुरुआत हुई है 350 पॉइंट नीचे सेंसेक्स पर होती हुई दिखी है, और निफ्टी पर नुकसान है 80 अंकों का। तो तेज गिरावट के साथ भारतीय बाजारों ने एक गैप डाउन ओपनिंग किया। 8600 के नीचे खुलता हुआ निफ्टी 8585 ये लेवल है। गेल 6.5% का बड़ा कट खराब नतीजे के बाद। डीएलएफ जो एग्जिट पोल के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं वो डीएलएफ के लिए नेगेटिव माने जा रहे हैं। 4.5% का नुकसान। टाटा पावर के लिए भी यही एक फैक्टर 4% की कमजोरी के तौर पर। टाटा स्टील ने कमजोर नतीजे पेश किए, 3% का नुकसान यहां पर दिखेगा। एक्सिस और कोटक, इंडसइंड, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए आज शुरुआती कारोबार में सिर्फ 3 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, केन इंडिया, डॉक्टर और साथ ही लीवर। इनके अलावा बाकी सारे निफ्टी के 47 स्टॉक नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। आइए वायदा कारोबार की तरफ। अपोलो टायर्स टॉप लूजर 6.5% नीचे, डीएलएफ 4.5% नीचे, गेल में कमजोरी 5% के आसपास की। रिलायंस इंफ्रा एक और स्टॉक दिल्ली के इलेक्शन से प्रभावित होने वाला 4% का नुकसान यहां पर, और टाटा पावर भी इतना ही कमजोर है। एमटेक ऑटो 3.5% के नुकसान के साथ। अशोक लेलैंड में भी काफी बड़ा कट है। तो ऑटो कमजोर है, बैंक्स कमजोर हैं, लेकिन एकमात्र पॉजिटिव इंडेक्स जो दिख रहा है वो है मीडिया का। यहां पर थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिख रही है। सन टीवी 4% के गेंस के साथ टॉप गेनर है वायदा कारोबार में। केन इंडिया पर 2% की मजबूती। ये स्टॉक है एक्शन में, लेकिन बेहद खराब गैप डाउन ओपनिंग। 260 अंकों की इस वक्त सेंसेक्स पर और 75 अंकों की कमजोरी निफ्टी पर। मिड कैप शेयर भी काफी तेजी से टूटते दिख रहे हैं। 1.25% का नुकसान यहां पर है, और स्मॉल कैप शेयरों में 0.5% की कमजोरी। हेमंत, कहा नजर है आपकी? काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके अच्छे नतीजे भी आए हैं। वहां पर देखिए एक बेहतरीन शुरुआत होती हुई। सन फार्मा का जिक्र आपने किया, मार्क्सन फार्मा करीब 5% मजबूत है। केशोराम इंडस्ट्रीज खबरों के चलते करीब 2.25% की उछाल दिखाने में सक्षम रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो गिरावट जहां पर देखने को मिली है वो लिस्ट दरअसल ज्यादा लंबी आपको नजर आएगी। काफी सारी कंपनियां हैं, टेक्नोक्राफ्ट, बालमर लॉरी, जिनके नतीजे आए। जेट एयरवेज के नतीजे के बाद आप देखिए ये शेयर किस तरह से इस समय परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप अदर इनकम को निकालें तो आपको नतीजे निराशाजनक लगेंगे। 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जेएन के बैंक में एक तेज गिरावट के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। प्रिकॉल, इप्टा लैब्स जैसे स्टॉक्स देखिए नतीजों के ऊपर रिएक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। वेस्कॉन इंजीनियरिंग के भी नतीजे आए हैं। तो लंबी लिस्ट है उन कंपनियों की जिन्होंने अपने नंबर्स पेश किए, और नंबर्स के बाद यहाँ पर दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें इस समय जेएन के बैंक जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो अब करीब 9% नीचे आ गया है। प्रिकॉल करीब 6% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। टाटा स्टील ने तेजी से रिएक्ट किया है नीचे की तरफ, 3-3.5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो नतीजों के ऊपर ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और एडीएजी पैक शुक्रवार को काफी कमजोर था, और आज भी देखिए आर पावर, आर कॉम, आर इंफ्रा, ये वो पैक है जो आज फिर से नर्वस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन केन इंडिया करीब 2% मजबूती के साथ, ओएनजीसी में करीब 1/4% की बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल 8600 वो एक लेवल है जिसकी सब जिक्र कर रहे थे कि आज इसके नीचे ही ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। और देखिए 20 जनवरी के बाद सबसे पहली बार हमने देखा है जब 8600 के नीचे कारोबार होता हुआ इस समय नजर आया। पीएसयू बैंकिंग शेयर भी फोकस में रखिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मार पिछले
हफ्ते भी देखने को मिली थी। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, लंबी लिस्ट है उन बैंकिंग शेयरों की। करीब 9 ऐसे PSU बैंकिंग शेयर्स हैं जहां पर करीब 7,000 करोड़ रुपए सरकार डालने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि 11,200 करोड़ रुपए सरकार निवेश करेगी, यानी यहां पर भी कोई राहत की बात नहीं। कमजोरी के साथ ज्यादातर PSU बैंकिंग शेयरों ने आज की शुरुआत करी है। ओपनिंग हो चुकी है बैंक निफ्टी पर ही आपसे एक राय लेना चाहूंगा। मानस, आप कह रहे थे काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो तो आप खरीदना चाहेंगे, ये बताइए कौन सा वो स्तर होगा जिस पर अब आपकी नजर है? करीब 200-225 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, निफ्टी में 70 अंक की गिरावट। यहां पर क्या लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए और थोड़ा इंतजार करने देना चाहिए बाजार को सेटल होने के लिए? हेमंत, आपने निफ्टी की बात की जी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स निफ्टी में भी जिस तरह से एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, कौन सा वो स्तर है जहां पर आप कहेंगे कि ब्रेव हार्ट ट्रेडर्स को एक बार लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए? देखिए, जहां तक बात निफ्टी की है, मैं थोड़ा वेट करूंगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे निफ्टी गया है, तो शायद यहाँ पर दबाव शायद थोड़ा और बढ़े, बट मैं वेट करूंगा। अगर 8616 के ऊपर स्टॉक फिर से निकलता है तो वहां पर निफ्टी फिर से निकलता है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन फिर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरा समझना है कि शायद आज या तो 1 से 2 दिनों में एक बॉटम जरूर बनता हुआ निफ्टी में दिखेगा और हमें फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो मेरी नजर जो है वो 8616 पे रहेगी। 8616, ओके। इसके ऊपर निकलने के बाद शायद आपके लिए एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आए, ये कहना है यहाँ पर मानस का। लेकिन वायदा कारोबार में इस वक्त सन टीवी टॉप गेनर के तौर पर 3% ऊपर। मदरसन सुमी एक और स्टॉक है जहां पर 2% की तेजी बनती हुई दिख रही है। आशीष, कुछ एक्शन है इस काउंटर पर या कुछ बाय या सेल रिकमेंडेशन आपकी? अनिल जी, मैं समझता हूँ मदरसन सुमी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। इसके अंदर में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है और मे बी ये स्टॉक कम से कम 480-490 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इस लेवल पे इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। ऑन डाउन साइड 428 का एक थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉप रखना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 480-490 लेवल्स। ओके, 480-490 लेवल्स पर। जम्मू कश्मीर बैंक 6% नीचे। सुनील, क्या राय रखते हैं आप? नीचे में 121 का लेवल बताया, अब 127-28 की रेंज में क्या ट्रेड बनता है? डेफिनेटली अनिल जी, जिस तरह से जो परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरह से ग्रॉस एनपीए में जो बढ़त हुई है, मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी बैंक में कोई बुलिश व्यू ले जा सकता है। मेरे ख्याल से आप इसको अवॉइड करें, वही अच्छा रहेगा। ओके, अवॉइड करना ठीक रहेगा यहाँ पर इस बैंक को। लेकिन जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लेकर लोग ज्यादा बुलिश रहते हैं, तो ऐसी गिरावट में अगर निवेश के मौके ढूंढने हो, आप किस प्राइवेट सेक्टर बैंक पर नजर रखें? अनिल जी, मैंने पहले ही बताया कि एक मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफी बुलिश है। उसमें अगर आपको कोई पिक करना हो तो DCB बैंक एक मुझे काफी अच्छी लग रही है। जैसे कंपनी बैंक अपने आप को लॉसेस से जो बाहर उभर के आ रही है, जैसे उसका परफॉर्मेंस है, काफी उम्मीदें लग रही है DCB से। तो मुझे लगता है DCB एक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ओके, DCB ज्यादा बेहतर हो सकता है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप खरीदारी का मौका देख ही रहे हैं तो ये राय आती हुई। लेकिन टेक्नोक्राफ्ट एक और स्टॉक है मानस, उसके चार्ट्स अगर आप देख के बता सकें। स्टॉक में 8.5-9% की तेजी है। शानदार रिजल्ट्स आए थे स्टॉक के और उसके बाद बड़ा उछाल आता दिख रहा है 222 रुपए के आसपास। क्या ट्रेड बनेगा यहाँ पर? अगर क्या किसी के पास है स्टॉक तो बेचकर निकल जाए। अनिल जी, टेक्नोक्राफ्ट मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, उस व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, टेक्नोक्राफ्ट आपके रडार पर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन मार्क्सन्स फार्मा 5% की उछाल है, फंडामेंटली आप ट्रैक करते हैं सुनील? ओके, लेकिन मानस चार्ट पर क्या सिचुएशन है यहाँ? देखिए, मार्क्सन्स फार्मा मैंने पहले बोला कि एक बड़े टाइम से 70 रुपए के ऊपर स्टॉक नहीं निकला है। ये जरूर है कि जिस तरह के सेशन हमने फ्राइडे के देखे थे, मैं समझता हूँ कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेटर आइडिया है। लोअर लेवल्स पे स्टॉक करीब 50 रुपए के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि पैटर्न वीक बन रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो चांसेस डाउनसाइड के ज्यादा है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर चार्ट पर सिचुएशन बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है इस वक्त। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है वायदा कारोबार में, और आशीष उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एमटेक ऑटो 4% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। औरोबिंदो फार्मा नतीजों के बाद लगातार नीचे आता हुआ दिख रहा है, आज फिर से 4% की कमजोरी। इन दो स्टॉक पर क्या राय रखते हैं?
अनिल जी, एमटेक ऑटो में तो क्लियरली एक जबरदस्त शॉर्ट्स का बिल्डअप देखने को मिला है और ऑलमोस्ट 175 से ये स्टॉक क्लियरली शॉर्ट्स के रडार पे आ चुका है और मुझे लगता है कि जिस तरह की एक सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए 135 132 के लेवल्स भी इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली मुझे लगता है शॉर्ट्स के लिए काफी एक एग्रेसिव पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। जहां तक कि औरोबिंदो फार्मा का सवाल है, देखिए इस स्टॉक में भी बहुत जबरदस्त एक वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग आई है ऊपर से, और जब भी इस तरह से ऑल टाइम हाई से इस तरह का वॉल्यूम्स सेल साइड पे देखने को मिलता है तो गिरावट अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक में भी मैं समझता हूँ 950 के लेवल्स कम से कम 7 से 8% की डाउन साइड करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। ओके, अपोलो टायर लेकिन जिस तरह से आज कमजोर हुआ है, देखिए 10.5% नीचे है ये स्टॉक। जिस तरह से खराब नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं, ये बताइए चार्ट्स पर किन स्तरों पर आपको लगता है सपोर्ट है मानस, और एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस अपोलो टायर ने भी दिखाया था। जिस तरह से लोग मान रहे थे कि अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन परिणामों ने दरअसल डिसअपॉइंट किया है। देखिए, अपोलो टायर्स जब फ्राइडे के सेशन में 222 के लेवल स्टॉक के 20 के, तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी रैली के बाद हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया, उसके नीचे अभी तक ट्रेड कर रहा है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 196 के आसपास है, अगर उसके नीचे ही स्टॉक आज पूरे दिन ट्रेड करता है तो मैं समझता हूँ कि वीकनेस और बढ़ेगी स्टॉक में। स्टॉक कहीं ना कहीं 160 और 155 के रेंज तक आएगा, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी रैली का। 60 रुपीज हमने 240 तक देखी थी। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर साफ तौर पर अपोलो टायर्स पर बड़ा कट आता हुआ 10%, इनफैक्ट अब 11.5% का नुकसान हो चुका है। इनफैक्ट जिस तरह की बड़ी तेजी बनती हुई दिखी थी उसके सामने नतीजे वाकई में काफी निराशाजनक है, मार पड़ती हुई दिख रही साफ तौर पर। चलिए, वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। सुनील, आशीष और मानस, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार कमजोर, 1% नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर उतनी ही कमजोरी मिड कैप शेयरों में भी आपको नजर आएगी। 200 अंक नीचे सेंसेक्स है, 65 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। 8,600 के पास आने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है। आपको बता दूं आज की क्या लोअर साइड पर सपोर्ट रही है, 8,575 के आसपास सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और 8,604 का हाई है। तो हाई की तरफ, दिन के हाई की तरफ, हालांकि हम कल की क्लोजिंग से बेहद दूर है। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको बाजार में आगे की रणनीति। हमारे साथ जुड़ेंगे विजय एसेट ग्लोबल मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गोपाल अग्रवाल। बाजार इस बीच 270 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, और निफ्टी पर 75 अंकों की कमजोरी। 8,600 के आसपास आते फिर से बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ बाजार में इस वक्त आपको नजर आएगा। ये संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाजार में पिछले 6 दिनों से लगातार कमजोरी का माहौल, और पूरी क्रेडिट दी जानी चाहिए एफआईज को, जहां से बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखा है, और वहीं से करेक्शन की शुरुआत भी होती हुई दिखी। बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मीरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गोपाल अग्रवाल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल आपसे इसी बात पर लेना चाहता हूं, क्या वजह आप समझ रहे हैं कि एफआईज बिकवाली के मूड में आ चुके हैं और लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं? क्या एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है इतने अच्छे रनअप के बाद, या फिर उन्हें कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए? देखिए, जो शॉर्ट टर्म जो करेक्शन भारतीय बाजार में आ रहा है वो बेसिकली जो है रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट सीजन के पुअर परफॉर्मेंस के कारण है। देयर इज रियली अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और साथ ही जो है आप देखेंगे कि नियर टर्म में जो वर्स्ट लेवल से ऑयल का जो लिटिल बिट बाउंस हुआ है, साथ साथ जो करेंसी हेडविंड जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में आ रही है, उसके कारण कई सेक्टर्स के अर्निंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो कंसिडरिंग ये सब फैक्टर को देखते हुए एफआई की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके व्यू में कोई चेंज हो रहा है। अग्रवाल साहब, ये बताइए तो फिर आगे चलकर एफआईएस की तरफ से एक्सपेक्ट किया जाए वापस से फ्लोज अच्छे हो जाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में फरवरी सीरीज में हमने देखा है जो शुरुआती 6-7 ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं उसमें फ्लोज थोड़े से दबाव भरे रहे हैं। कब से ये फ्लोज वापस से अच्छे होने शुरू होंगे? देखिए,
जो नियर टर्म जो करेक्शन हो रहा है, आप क्लियरली देखेंगे कि जो बिग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं और वहां पर से जो उन्होंने जो काफी ड्रास्टिक जो पुअर परफॉर्मेंस आया है, उसके बाद से थोड़ा करेक्शन बाजार में स्टार्ट हुआ है। जहां तक आप देखेंगे कि जो ईसीबी की सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी के कारण पे और इंडिया में जो क्रूड ऑयल के कारण जो बेनिफिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर बिल्कुल जीरो के करीब पहुंच चुका है, तो उसको देखते हुए एफआईआई के व्यू में कोई करेक्शन नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा यदि बजट अच्छा रहेगा तो मुझे लगता है कि बाजार में फिर से एफआईआई का फ्लोज स्ट्रांग रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनरली जो फरवरी के महीने में हम बात करते हैं कि एक प्री बजट रैली होती है और जनरली दिखती भी है वो प्री बजट रैली, क्या इस अच्छे करेक्शन के बाद प्री बजट रैली बनने की संभावनाएं नजर आती है? देखिए, प्री बजट रैली हो सकती है इस समय बाजार में, क्योंकि ऑलरेडी बाजार एक बार करेक्ट हो चुका है। पर मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जो है इस बजट से लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है वो अधिकतर है कि फिस्कल एक्सपांशन के साइड पे। तो जो सेक्टर जो है रिलेटेड उससे हैं, जो कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रेलवे है, डिफेंस है, वहां पर जो है थोड़ी सी उम्मीद है कि लोगों की पोजीशन वहां पर इंप्रूव होगी। और जहां तक लगता है कि प्री बजट रैली के आसार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी बाजार में जो है थोड़ा करेक्शन हो चुका है। लेकिन बजट के बाद दो बड़े ट्रिगर्स भी भारतीय बाजारों के लिए बताए जा रहे हैं, और एक ट्रिगर उसमें से ये है कि गवर्नर साहब ब्याज दरें घटाएंगे बजट को देखकर, और दूसरे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रेटिंग एजेंसीज भी इस बजट को क्लोजली वॉच करेंगी और हो सकता है कि आगे चलकर वो आउटलुक में और सुधार करें, या भारत के लिए अपग्रेड भी आ सकता है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों फैक्टर्स को, और आपको भी क्या अपेक्षा है ऐसा होता हुआ दिखेगा? देखिए, क्लियरली यदि हम देखेंगे कि रेट साइकिल में क्लियरली यहाँ पर है एटलीस्ट 75 बिप्स रेट कट की इमीडिएट एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है फ्यूल प्राइसेस इंडिया में कट किए गए हैं, उनके जो है नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई और सॉफ्टनिंग के साइड पे जा रहा है, तो ऐसा पर जो गवर्नर की भी एक्सपेक्टेशन है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है 1.5 से 2% ज्यादा रहनी चाहिए। तो जब सीपीआई क्लोज टू 5% रह रहा है तो डेफिनेटली रेपो रेट की 7% तक जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली आरबीआई के पास इस समय टूल है कि वो रेट कट कर सकता है। और साथ ही रेटिंग एजेंसी का जहां तक सवाल है, करंट अकाउंट पे तो कोई अभी इशू रह ही नहीं किया है। जहां तक इशू है थोड़ा फिस्कल डेफिसिट पे है, तो फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए और क्रेडिबल स्टेप को देखते हुए यदि बजट ज्यादा से ज्यादा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस रहेगा और सब्सिडी को कट करेगा, तो रेटिंग एजेंसी इसको अपग्रेड कर सकती है। अग्रवाल साहब, ये बताएं कि फिर ऐसे में आपका बाजार पर व्यू क्या है इस वक्त? क्या करेक्शन थोड़ा और गहरा हो सकता है, या फिर 8500 के आसपास के लेवल ठीक है, रीजनेबल है कि 500 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन हो गया, आप खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? किस तरह से देख रहे हैं, कितनी डाउन साइड रिस्क और बाजार में है और क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज क्लियरली है कि नेम ऑफ द गेम ऑफ इन्वेस्टिंग इस समय जो है वो मार्जिन एक्सपांशन है। और क्योंकि जो है काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस के जो करेक्शन हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी कुछ कंपनियों में जो है हमने रिजल्ट्स में देखा है कि वहां पर इन्वेंट्री लॉसेज हैं या उसका पूरा बेनिफिट नहीं आया है। इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स जो है उनका फुल इम्पैक्ट जो है रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस करेक्शन का अपने को दिखेगा, तो वो सब जो सेक्टर्स है फिर से रिवाइवल पे आ जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आप एब्सोल्यूट निफ्टी लेवल देखना ठीक नहीं है, पर जहां तक जो है काफी ज्यादा सेक्टर्स जो बेनिफिट होने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहां बाउंस बैक की ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है। राइट। अग्रवाल साहब, ऐसे में आपने सेंसेक्स और निफ्टी के लिए क्या टारगेट्स रखे हैं? देखिए, हम लोग डेफिनेटली एब्सोल्यूट रिटर्न मैनेजर हैं और जो है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं। तो जहां तक हम लोग के लिए निफ्टी और सेंसेक्स की कोई मायने नहीं रह जाता है। जहां तक इंडिविजुअल कंपनी पे, जैसे मैंने कहा कि मार्जिन एक्सपांशन जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हम लोग जो भी बिजनेसेस, कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस हैं या बिजनेसेस जो भी वीकर रॉ मटेरियल प्राइसेस से बेनिफिट होंगे, और उस पर हम लोग ज्यादा, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ये सब पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए, बस शुक्रिया अग्रवाल साहब समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली के इलेक्शंस को और किसके हाथ लगेगी दिल्ली का तख्त।
बाजार 270 अंक नीचे है। सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 80 अंकों का नुकसान। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी दबाव में। और अब बात करेंगे हम दिल्ली विधानसभा चुनावों की। दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा? बाजार हो या राजनीतिक गलियारे, हर जगह यही चर्चा गर्म है। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजों पर भरोसा किया जाए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त नजर आ रही है। कुछ पोल्स ने तो आपको 70 में से 50 तक सीटें भी दी हैं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि एग्जिट पोल्स खरे नहीं उतरेंगे और राज्य में सरकार उसी की बनेगी। तो क्या समीकरण बन रहे हैं? किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? और अगर आप सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है तो दिल्ली की राजनीति में ये कितना बड़ा बदलाव होगा और बीजेपी यहां से किस तरह से आगे प्रदर्शन करेगी? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही लेना चाहता हूं कि दिल्ली के इन चुनावों में अगर बीजेपी हार जाती है, जिस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं एग्जिट पोल्स में, तो इसका क्या राजनीतिक मतलब होगा? क्या ये मानना ठीक होगा कि मोदी का जादू नहीं चला? बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। हालांकि हमको ये पता था कि पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव के बाद अप्रूवल रेटिंग्स थी उसमें दिल्ली में लोकप्रियता होते हुए भी नई सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग वहां पर सबसे कम थी दूसरे इलाकों के मुकाबले। तो जिस प्रकार से लोकसभा के बाद उनके वोट शेयर में और सीट में गिरावट नजर आ रही है तो इसको इस सरकार के लिए एक सेटबैक के तौर पर देखा जाएगा। दिल्ली चूंकि मीडिया एम्पलीफाइड शहर है इसलिए इसको एक साइकोलॉजिकल सेटबैक के रूप में बड़े पैमाने पर इसलिए भी देखा जाएगा कि मोदी जी ने जो नारा लगाया था विकास का, कहीं न कहीं जो बॉटम ऑफ पिरामिड वोटर है, जो गरीब वोटर है, वो अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली में बहुत सारी गलतियां की हैं। तो अगर ये एग्जिट पोल सही है, हम शुरू से एक बात कहते थे अनिल जी, और वो ये था कि वहां पर जो हम लोग कह रहे हैं कि लड़ाई बड़ी जोरदार तरीके से दोनों लड़ रहे थे, लेकिन ये कोई कांटे का मुकाबला नहीं था। हम कहते थे कि ये एक तरफा होगा, जो भी जीतेगा अच्छे बहुमत से जीतेगा। तो अभी तक के जो एग्जिट पोल और सारे अनुमान आ रहे हैं वो ये है कि आम आदमी पार्टी वहां जीतेगी और ये एक चौंकाने वाला कमबैक होगा उस पार्टी का जो बहुत बुरे तरीके से क्रेडिबिलिटी के क्राइटेरिया पर नीचे गिर गई थी। तो इस पक्के तौर पर यह मानना पड़ेगा कि मोदी जी की पॉलिटिक्स पर, मोदी जी की पॉलिटिक्स करने के तरीके पर, बीजेपी के तौर तरीकों पर बहुत भारी असर पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट रियलिटी चेक के लिए अच्छा होगा अगर बीजेपी को एक सेटबैक यहां मिलता है तो। संजय, क्या इस हार के बाद मोदी सरकार अपने आर्थिक एजेंडा में बदलाव करना पड़ेगा उनको? बिल्कुल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आगे वाले जो चुनाव हैं और उसको लेकर के लगातार नई सरकार बहुत फोकस कर रही है। बिहार, बंगाल, यूपी वगैरह ड्यू हैं। दिल्ली जैसा मैंने कहा कि मीडिया एम्प्लीफिकेशन के कारण बहुत बड़ा चुनाव दिखता है। हालांकि एक आधा अधूरा सा राज्य है ये, इसलिए बड़ा जरूरी होगा उनके लिए कि ग्रोथ का जो नैरेटिव वो दे रहे हैं, अब कहते हैं कि ये ग्रोथ गरीब के लिए है, तो ये बात गरीब तक उस तरीके से नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात जो है आर्थिक एजेंडा में बदलाव लाने की, वो ये है कि लगातार कहते रहते हैं कि वो सब्सिडी पर गरीबों का हक है, और हम कहते हैं कि हमको सब्सिडी रिफॉर्म चाहिए, हम कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में विदेशी निवेशक तो पैसा लगाएगा नहीं, तो पैसे कौन लगाएगा? पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की अगर सरकार की बड़ी इच्छा है कि जब तक सरकार अपना पैसा लगा करके इन्वेस्टमेंट साइकिल को नहीं चलाना शुरू करेगी तब तक तो ये काम मुश्किल होगा कि आर्थिक एजेंडा में डिलीवरी नजर आए। तो अब इस बजट में उनको प्रॉमिस के आगे बढ़ करके डिलीवरी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा द्वंद्व है वो यही है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाम पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा डोज अभी चाहिए। छोटे मोटे डोज से काम नहीं चलेगा। तो इनको बजट की जो बड़ी बातें हैं, जो मैक्रो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा होता है किसी भी सरकार का, उनको रिवर्क करना पड़ेगा। संजय जी, जो आप लगातार कई चुनाव के विश्लेषण के बाद कह रहे थे कि कांग्रेस पूरी तरह से कोमा में जा चुकी है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं शायद कांग्रेस का खाता भी ना खुले? कुछ पोल तो उस लेवल तक जा रहे हैं। ऐसे में आपकी जीत कांग्रेस के लिए किसी तरह के बूस्टर का काम करेगी या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, आम आदमी पार्टी को अब जो सफलता मिलती दिख रही है, ये शुद्ध रूप से एक बड़ा कारण इसमें है कांग्रेस का पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना,
खत्म हो जाना। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से इस चुनाव को लड़ ही नहीं रही थी। इसीलिए जिसको कहा जाता है अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स या कहिए नॉन बीजेपी वोटर्स का कंसोलिडेशन सीधे मुकाबले में आम आदमी पार्टी की तरफ हो गया। कांग्रेस वहां रेस में कहीं नहीं है और इतनी मजबूत सरकार जब दिल्ली में आई तब से ये बात हम लगातार कह रहे थे कि अब अपोजिशन वॉइस का जो एक वैक्यूम है, अपोजिशन का स्पेस कौन भरेगा। तो कांग्रेस पार्टी एक फैसले के तहत, एक पराजित मन के तहत अपने को इस रेस से पूरी तरह से दिल्ली चुनाव के बाद और मजबूती से बाहर कर रही है और अपोजिशन वॉइस बनने के लिए अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, जहां से वो इस खेल को बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वो दिल्ली से टकराव करके राजनीति करेंगे तो उनको मुश्किल आने वाली है कि दिल्ली में अपने प्रोमिसेस को कैसे पूरा करेंगे। उनके सामने चॉइसेस दो होंगे कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करें या लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करें। लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करने के लिए कहीं न कहीं मोदी जी को और अरविंद केजरीवाल को एक प्रकार के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का फॉर्मूला भी ढूंढना पड़ सकता है। लेकिन पक्के तौर पर अपोजिशन वॉइस के तौर पर केजरीवाल पर अब बहुत नजर रहेगी। संजय जी, बाजार देखिए पिछले 6 दिनों से काफी नर्वस है। 1000 पॉइंट सेंसेक्स में टूट चुके हैं, आज 250 पॉइंट नीचे। इस एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद बाजार को थोड़ा बहुत डर ये भी लग रहा है कहीं बिहार और वेस्ट बंगाल में भी इसी तरह की स्थिति ना हो। ये बताइए बाजार किस तरह से लेगा अगर कल सही में बीजेपी की हार होती है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो? जैसे चुनाव पर वोटर ने बड़ा दिल खोल करके मोदी जी का साथ दिया तो रिजल्ट आने के बाद बाजार भी जरूरत से ज्यादा दिल खोल करके अपने आप को लुटा रहा था। मुझे लगता है कि जो 3 साल में सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़े होने चाहिए थे वो अभी बाजार ने अचीव कर लिए हैं। तो ये जो दिल्ली का समाचार है या अब जो बिहार में या यूपी में लड़ाई, इसके कारण थोड़ी सी एक साइकोलॉजिकल फर्क वहां पर पड़ने जाएगा और अपोजिशन अपने को यूनाइट करने की कोशिश करेगा। या जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका के नंबर कुछ सुधरते हैं, यूरोप से लगातार खराब खबरें आती हैं, तो ऐसे में बाजार थोड़ा सा अब यहां से इसको हेज करके चलेगा। और मुझे लगता है कि बजट के कारण थोड़ी सी इमीडिएट एक बढ़त वगैरह दिख जाए, लेकिन यहां से बाजार अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी रहे और थोड़ा कॉशस रहे, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है और अब बाजार एक ही जगह से घूमेगा। वो जगह है कि वास्तव में एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखता है कि नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि बाजार में ये करेक्शन अच्छा है, जरूरी था। तो संजय ये बताइए, क्योंकि अमित शाह ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि अब उनका फोकस दरअसल बिहार पर होगा और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इन चुनाव में का कुछ असर क्या बिहार के चुनाव पर भी देखने को पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार मेरा मानना है कि बीजेपी के अपने अंदरूनी कैलकुलेशन में भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राज्य उनको लगता है अपनी तरफ लेकर के आने में। हालांकि वहां पर जेडीयू ने कम गलतियां नहीं की हैं, लेकिन एक बात यहां ध्यान देने की है, वो यही है कि हम लोगों को लगा था कि मई के चुनाव के बाद अब इस देश में मेन स्ट्रीम में आर्थिक एजेंडा, ग्रोथ का एजेंडा डोमिनेट करेगा। लेकिन दिल्ली के चुनाव से लेकर के बिहार के चुनाव तक 2015 में अब पॉलिटिक्स एक बार वापस डोमिनेट करने के लिए आ गई है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का मजा यही है कि वो कभी भी आपको प्रिडिक्टेबल तरीके से अनफोल्ड होती हुई नजर नहीं आती। अब क्वेश्चन ये है कि जीतन राम मांझी बिहार में वही बनेंगे जो दिल्ली में किरण बेदी इनके लिए बनी थी, कि इनको ले आएंगे और महादलित वाला एक पोजीशन लेकर के जो सामने की पॉलिटिक्स है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस मिल करके अगर लड़ते हैं तो उसका मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। खेल ये होगा कि अगर मेजोरिटी मिल जाती है और नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो चुनाव का टाइमिंग वो क्या चुनते हैं। बीजेपी ये चाहेगी कि थोड़ा उसको तैयारी का वक्त मिले और उसके बाद वो चुनाव में जाए। शायद वक्त पर चुनाव उसको सूट करता है, लेकिन वक्त पर चुनाव नीतीश कुमार को कितना सूट करता है, ये बड़ी डिबेट का विषय है। तो बिहार पूरी पॉलिटिक्स में और बीजेपी की नजर बिहार पर सबसे ज्यादा रहेगी। उसकी सारी एनर्जी इस वक्त जो पॉलिटिकल एनर्जी है उनको वहां लगाना पड़ेगा। तो बिहार की लड़ाई पूरे पॉलिटिकल खेल को बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बना रही है। और एक और बात जो मैं जानना चाहता हूं, क्या कहीं कोई इस बजट में फिर इस लिहाज से पॉपुलिस्ट मेजर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है? संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज साफ नहीं आ रही है, अगर आप एक बार दोबारा कोशिश करें। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, फिर इन चुनाव को देखते हुए क्या इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि इस बजट में फिर सरकार ज्यादा पॉपुलिस्ट कदम उठाए और बजट को थोड़ा सा रिफॉर्म्स के फ्रंट पर हल्का करे, पॉपुलिस्ट मेजर ज्यादा आते दिखे?
नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि जो जरूरी आर्थिक बड़े और कड़े कदम हैं उसको उठाने को लेकर के प्रधानमंत्री के मन में कोई दुविधा है, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपल्शन है या जो पॉलिटिकल बैलेंसिंग है, बजट की हेडलाइन उनको प्रो पुअर, प्रो जॉब, फिर प्रो ग्रोथ तो देनी होगी। दिल्ली के चुनाव से यह बदला है कि प्रो ग्रोथ हेडलाइन अब थोड़ी सी प्रो पुअर साउंड करना बहुत जरूरी होगा, प्रो जॉब करना साउंड करना जरूरी होगा। सवाल यह नहीं है कि साउंड क्या है, सवाल अब सिर्फ एक बचा है। 8-7 महीने दे देने के बाद जितने बड़े वादे करके आए थे उसमें अब एग्जीक्यूशन, वास्तविक डिलीवरी को लेकर के वोटर के मन में बड़ी भारी बेचैनी है और इसका जवाब मोदी जी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है कि वो कैसे देते हैं कि चीजें एग्जीक्यूट होती भी दिखें, क्योंकि 8 महीने का समय बहुत ज्यादा भी नहीं होता तो बहुत कम भी नहीं होता। फरवरी में लोग कहेंगे कि 9 महीने हो गए हैं, अब डिलीवरी चाहिए। संजय जी, ये जिस तरह से पूरा का पूरा चुनाव हुआ है, आपको क्या लगता है बड़ी गलती कहां पर हुई है बीजेपी से? क्या टाइमिंग सही नहीं थी? क्या किरण बेदी को उतारना एक सही कदम नहीं था? आपके लिहाज से बड़ी गलती क्या हुई है? देखिए, अभी हम लोग एग्जिट पोल के आधार पर बात कर रहे हैं। सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। कल जब नतीजा 12-1 बजे तक आ जाएगा तो बीजेपी के अंदर की स्टोरी इस वक्त बड़ी लेयर्ड स्टोरीज हैं, उसमें कई तरह की बातें हो रही हैं। और बीजेपी के बारे में मैं एक बात कहता हूं कि वो अपने विरोधियों से बाहर से जितना अच्छे से लड़ाई करते हैं, अंदर में भी लड़ाई कोई उनमें कम नहीं होती। दिल्ली यूनिट खास करके इस बीमारी की बड़ी भारी शिकार है। मुझे लगता है गलती नंबर 1 यहां पर हुई कि इनको लगा कि दिल्ली में चुनाव डिले कराना इनके फेवर में होगा। चुनाव इनको जल्दी कराना था, तुरंत कराना था, तो शुरू का जो मोदी मैजिक था उस वेव पर शायद ये निकल करके आगे बढ़ जाते थे। दूसरा जो मुझे लगता है कि दिल्ली में गलती हुई कि आखिरी 15-20 दिनों में आप एक नेता को जिसकी कोई ऐसी हाई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको ला करके आप सोचते हैं कि आप प्रोजेक्ट कर दें। जो आप कहते थे कि पहले मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरी बड़ी गलती हुई। तीसरा, डिस्परेशन इनका तब दिख गया था जब बहुत तरह के निजी हमले और फतवा जैसी पॉलिटिक्स या वो जो पैसे आए चंदे के, उसको लेकर के जब इस प्रकार की पॉलिटिक्स इन्होंने की, तब भी लग रहा था कि शायद बाजी इनके हाथ से जा रही है। बहुत जोर लगाया, साइकोलॉजिकल कारणों से दिल्ली जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन बीजेपी शुरू से यहां पर एक क्लियर और कोहेसिव स्ट्रेटजी के साथ शायद नहीं आ पाई होगी। कल के नंबरों के बाद भी हम इसी कंक्लूजन पर दोबारा बात कर रहे होंगे। लेकिन हां, दिल्ली का चुनाव ये बताता है कि स्मगनेस, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लेसेंसी कितना बड़ा आपका नुकसान कर सकती है। दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी था। अपनी गलतियां उन्होंने बड़ी की हैं, इसके लिए यह कह देना कि सामने वालों ने मैनिपुलेट कर लिया, मिल गए, सारे वोटर एक हो गए, बात ये नहीं थी। बात ये थी कि एक बहुत बड़े ग्लोबल सपने का एक नैरेटिव नरेंद्र मोदी जी सामने रख रहे थे। हर चुनाव उनके नाम पर जीता जा सकता है, इस भरोसे के साथ गए थे। उसको दिल्ली ने एक सेटबैक दिया है, क्योंकि हम हमेशा से मानते हैं कि दिल्ली एक माइक्रोकॉज्म है। दिल्ली के बारे में बहुत तरह की एनालिसिस होती है, लेकिन जिस दिल्ली में मोदी जी आउटसाइडर बन करके गए थे, दिल्ली का मिडिल क्लास हो या गरीब आदमी हो, वो दोनों मोदी जी के इस आउटसाइडर के ग्रोथ के मैजिक के नारे को क्यों नहीं खरीद पाया। ये एक बहुत गंभीर एनालिसिस का विषय आने वाले दिनों में बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबक लेने के लिए ये चुनाव, दरअसल इसमें सबक कम भी हो तो बीजेपी को ज्यादा सबक लेना चाहिए। और बीजेपी की जो बॉडी लैंग्वेज पिछले दिनों हो गई थी, इस शब्द का प्रयोग मैं बिल्कुल नापसंद करता हूं, लेकिन ये सामने रखना जरूरी होगा कि बीजेपी भी पावर में आने के बाद जो प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा दिमाग इधर उधर आपका हो जाता है, वो प्रॉब्लम की शिकार भी होने लग गई थी। तो बहुत लोग ये कहते हैं, जो लोग केजरीवाल को पसंद नहीं करते वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए कोर्स करेक्शन के लिए, रियलिटी के चेक में आने के लिए एक थोड़ा सा झटका जरूरी था, और ये देश के लिए अच्छा है। संजय जी, ये बताइए, क्योंकि अब वापस से चर्चा होने लगी है बाजार में कि केजरीवाल साहब आएंगे तो पावर कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, डीएलएफ के खिलाफ वो पहले ही बातचीत करने लगे हैं, तो काफी सारे सेक्टर्स को थोड़ा सा चिंता हो गई है। आपको क्या लगता है, इस बार थोड़ी सी रणनीति चेंज करेंगे केजरीवाल, या फिर बिजनेसेस हाउसेस के अगेंस्ट में उसी तरह के बयान इनसे इस बार फिर अपेक्षा कर लेनी चाहिए? केजरीवाल के सामने बड़ी भारी चुनौती ये होगी कि पिछली वाली लेगेसी से इस मुहर लग जाने के बाद, इस चुनाव के बाद तो निकल करके आ जाएंगे, लेकिन अब वो अपना फोकस
दिल्ली में राज करने पर करेंगे या नेशनल एम्बिशन के लिए हड़बड़ में फिर से जल्दी तैयारी शुरू करेंगे? क्योंकि अपोजिशन में इस वक्त देखिए, अगर कोई वॉइस है जिसको मीडिया में एक ट्रैक्शन मिलता है, जिसको सबसे ज्यादा कवरेज मिलता है अपोजिशन के सारे नेताओं में, दिल्ली के एक छोटे राज्य से एक छोटी पार्टी को खड़ा करने के बाद भी वो केजरीवाल को ज्यादा मिलता है। लेकिन यहां से वो अगली लोकसभा देखेंगे 2019 की, या सिर्फ जो दिल्ली है उसको देखेंगे? पहले दिल्ली का वादा पूरा करेंगे और उसमें किस तरह की जुबान बोलेंगे। अगर वो, जैसे हम लोग मई में लोगों को ये विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी कि मोदी जी को आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में कोई झटका लग सकता है, तो जब बड़ी जीत होती है तो कुछ वक्त के लिए हम लोग बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो जाते हैं, लेकिन लोग गलतियां करते हैं, लोगों से गलतियां होती हैं। जो बात मैं बीजेपी के बारे में कह रहा हूं, कॉम्प्लेसेंसी की, स्मगनेस की, एरोगेंस की, वो बात किसी भी पार्टी पर लागू होती है। वो ट्रेट आम आदमी पार्टी में भी कम नहीं है, क्योंकि जब गरीब और झोले के साथ आप खड़े होते हैं तो आपके एरोगेंस होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। पिछले सबक के बाद थोड़ा कोर्स करेक्शन उन्होंने किया है, लेकिन इस प्रकार की गलती करेंगे या नहीं करेंगे, मामला 50-50 का है। एंटी बिजनेस दरअसल मन से वो है नहीं। कॉरपोरेट चंदा, कॉरपोरेट लोगों से मिलना जुलना, एक कॉरपोरेट इकोसिस्टम में अपने को प्रवेश करवाना, जिस प्रकार के मेंबरान उन्होंने ज्वाइन करवाए, एक मेन स्ट्रीम पार्टी के लिए जो वेरविथॉल होता है, जो पैराफर्नेलिया होता है, वो दिखाना चाहेंगे। पक्के तौर पर करप्शन और लोकपाल के जिस मुद्दे से उन्होंने शुरू किया था, वो सिंगल पॉइंट एजेंडा, वो पूरी तरह से अपना के भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि छोड़ने में फिर उनके सामने भी सवाल खड़े होंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कल फिर दिल्ली के नतीजे किस तरह के आते हैं। उस पर फिर से संजय जी आपसे विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया ये एनालिसिस हमारे साथ लेने के लिए। इस बीच बाजार कमजोरी बढ़ाते हुए 300 अंकों का नुकसान है सेंसेक्स पर। निफ्टी डेज लो पर आता हुआ 90 अंक नीचे निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा। तो थोड़ी और कमजोरी बाजार में इस वक्त बढ़ती हुई दिख रही है पहले घंटे में। मिड कैप इंडेक्स पर भी लगभग 1% का नुकसान। तो लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पर बाजारों में कमजोरी का। दिल्ली चुनावों के नतीजों के ठीक एक दिन पहले फिर से कमजोरी का माहौल। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज IPL। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।